पहले मैं ये चीजें निपटा लूं, फिर एक दूसरे के लिए भी हम लोग थोड़ा टाइम निकाल ही लेंगे। और टोनी तुरंत वहां से निकल जाता है और एक घर में पहुंच के कहता है, हेलो दाढ़ी वाले ब्रो। टोनी विक्टर वॉन डूम। हाँ, और वो पहले से हैंडसम दिख रहा था। मतलब उसको समझ से औसम दाढ़ी तो नहीं है, लेकिन पहले से ठीक ठाक लग रहा था। ये कोई कॉस्मेटिक इल्यूशन स्पेल भी हो सकता है, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ कभी इस्तेमाल नहीं किया। सच कहा, उसे हमेशा से अपने आर्मर और नकाब को लेके बहुत घमंड और गर्व था। हाँ, हो भी ना क्यों नहीं। आखिर एक बेहतरीन रास्ता जो है अपने आप की ब्रांडिंग करने का, लेकिन मुझे उसे जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। वो इतना तो काबिल ताकतवर ससुर है कि वो मुझसे छुपे रह सकता है। अगर उसने तुम्हारे सामने अपने आप को प्रकट किया है तो इसका मतलब उसे जरूर पता होगा कि तुम इन चीजों के लिए तैयार होने के लिए मेरे पास मदद के लिए आ सकती है। अगर मैं कहीं भी उसे ढूंढ पाऊँ तो इसलिए होगा क्योंकि डॉक्टर डूम खुद चाहता है कि मैं उसे ढूंढूं। वैसे बदतमीजी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और तभी टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को दूसरा वंडरवॉटूम देता है, एक और वंडरवॉटूम। उसने कहा कि अलग है, एक अलग डायमेंशन से, और मैडम मक्स इस चीज के पीछे थी, और ऐसे ही कुछ और आइटम्स के पीछे भी, जो चीज शायद इससे भी ताकतवर और खतरनाक है। ये बात तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि सवाल ये है कि डायमेंशंस के क्रैक से फिसले इन मैजिकल आइटम्स के बारे में उन लोगों को कैसे पता है और हमें क्यों नहीं। हाँ, और विटनी इनके साथ करना क्या चाहती है, और विटनी क्यों, डॉक्टर डूम ये सब क्यों नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, आखिर वही तो है जो सब करता है। हमेशा वही तो है जो ऐसी तबाही मचाने वाली नीयत रखता है। एक मिनट रुको जरा। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वंडरवॉटूम के एनर्जी सिग्नेचर से अपने जादू के जरिए कुछ पता लगाते हैं। ये क्या है? ये वही है मैडम मास्क, जो एक खतरनाक मिस्टिकल पावर सोर्स का इस्तेमाल कर रही है, जिसके जरिए वो दूसरे डायमेंशन से एनर्जी खींचने की कोशिश कर रही है। वो अभी भी अनट्रेंड है, अनस्किल्ड है, उसे कोई अंदाजा नहीं कि वो क्या कर रही है। वो दो डायमेंशंस के बीच में एक मिस्टिकल मिनी ब्लैक होल क्रिएट कर रही है, जिसे वो अभी बंद करने की कोशिश कर रही है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि इससे कितना बड़ा खतरा आ सकता है। तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? मरीना डेल रे, कैलिफोर्निया। अच्छा सुनो, मुझे पता है कि मिस्टिकल चीज़ें तुम्हारे डिपार्टमेंट का केस है, लेकिन क्या मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ? एक्चुअली मैडम मास्क को मैं काफ़ी क्लोज से जानता हूँ और मुझे इसके बारे में करीब से जानना है। एक्चुअली मैं यही उम्मीद कर रहा था कि तुम ऐसा ही कुछ कहो, क्योंकि कामों के बोझ से मेरे हाथ भी फुल है। अच्छी बात है, तो बताओ इस मामले में कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास डायमेंशन की डोर को ओपन करने का कोई चाबी है? नहीं। मैं कोशिश करूंगा ऐसे तुम्हारे पर नजर रखने की, और अगर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो शायद मैं ट्राई करूंगा मदद के लिए वहाँ पे पहुँचने की। ओके थैंक्स डॉक। एक हाई फाइव हो जाए? नहीं। कम ऑन यार। अबे कर भी ले यार, कुछ नहीं जाएगा, स्टाइल है अपन का। मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। अबे तुम कर सकते हो, ट्राई तो करो। डॉक्टर स्ट्रेंज मना करता है, लेकिन फिर भी टोनी उसी पोजीशन पे खड़ा रहता है। या ऑसम दाढ़ी वाले ब्रोस, आई हेट यू टोनी। मरीना डेल रे, कैलिफोर्निया। आसपास का सब कुछ स्कैन करो फ्राइडे। कंप्लीटेड सर, यहाँ पे कोई नहीं है। ओके, स्टेल्थ मोड को ऑन ही रखना। और टोनी उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और फ्राइडे से पूछता है, क्या वो यहाँ पे थी? यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल एनर्जीज के सिग्नेचर्स तो हैं। क्या ये जगह उसकी है? यहाँ पे उसके नाम के ऐसा कोई रियल एस्टेट फाइलिंग तो नहीं है, लेकिन इनको छुपाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी टोनी को अपने सामने के टेबल में एक रिकॉर्डर मिलता है, जिसके पास में लिखा रहता है प्ले मी। एक टेप रिकॉर्डर? फ्राइडे स्कैन इट। सर, ये बस एक टेप रिकॉर्डर है। ओ अच्छा, तो अगर मैं इसका प्ले बटन दबाऊं तो? ये बजेगा सर।
लगता है किशोर कुमार के गाने बजेंगे। तब तो आपकी कमर मटकेगी। उसे आखिर एक टेप रिकॉर्डर मिला कहाँ से? और टोनी उस टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है और हमें पता चलता है कि मैडम मार्क्स ने टोनी के लिए उस टेप रिकॉर्डर में कुछ मैसेज छोड़ा था, जिसमें मैडम मार्क्स कहती है कि पिछले रात के मेरे उस गुस्से वाले अटैक के लिए मुझे माफ कर देना टोनी। तुम्हें तो पता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, आई हैव सम इम्पल्स कंट्रोल इश्यूज, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम मेरे अंदर की अच्छाई को बाहर नहीं निकाल सकते। और माफी मांगने के बाद मैडम मार्क्स कहती है कि आइंदा से इसके बाद से टोनी उसका पीछा ना करे, वरना अगली बार वो सच में उसे पक्का मार देगी। और वो आगे कहती है कि मुझे पता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं सब क्यों कर रही हूँ, लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि तुम ये सोचो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हारे पावर्स तुम्हारे मैन्युफैक्चर किए हुए हैं और मेरे पावर्स मैंने अपने काबिलियत से ढूंढे हैं। तुम्हारे पावर्स बस एक नकली आर्टिफिशियल भ्रम है और मेरे असली। अगर अगली बार आए तो मैं तुम्हारा हेलमेट उतार के, तुम्हारी चमड़ी छील के, तुम्हारा मांस खा जाऊंगी। और इसे रिकॉर्ड करते करते मैं तुम्हारे लिए 2 वार्निंग छोड़ के जा रही हूँ। पहला, मेरा पीछा मत करना, और दूसरा, तुम्हारे अलावा कुछ और भी है जो मेरे पीछे है, और वो लोग रास्ते में आने वाले किसी को नहीं छोड़ते। एंजॉय योर नाइट बेबी। सर पता है फ्राइडे। और तभी टोनी को चारों तरफ से कुछ लोग घेरने लगते हैं। लगता है इन लोगों को बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है। रिकॉर्डर बजाने के चक्कर में मेरा ही बजा डाला इन लोगों ने। लेकिन आखिर ये था क्या जिसने मुझे हिट किया? निंजा सर। अबे वो तो पता है, लेकिन ये है किस तरह के निंजास? ओके, लगता है हमारी पंगी बजने वाली है फ्राइडे। कहो मैं पागल हूँ? अब पागल है सर। हाँ, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि आज की मून नाइट बीच निंजा पार्टी में अकेले एंजॉय करूंगा। ओके, सो मून नाइट बीच निंजा पार्टी गो। ओके, मन बदल दिया मैंने। मारा। अगर साइबोर्ग निंजा से या अटैकिंग रोबोट से तो मैं बहुत गुस्सा होने वाला हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे। अब बहुत हो गया मस्ती में। अबे चचंदरो, अगर तुम लोग व्हिटनी के पीछे हो तो मैं भी हूँ यार। बैठ के बात करते, चाय पानी भी खिलाऊंगा मैं। लगता है लातों के निंजा से बातों से नहीं मानते। फ्राइडे रेडी सर। और बूम। हाँ, खेल खत्म। बुरा मत मानना बायोटेक निंजास, एक्चुअली टेक सूट्स मेरे डिपार्टमेंट की चीजें हैं। और टोनी उनमें से एक निंजा का नकाब उतार के उसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और किसने भेजा तुम्हें। लेकिन उनके कहे गए जापानीज लैंग्वेज टोनी को समझ में नहीं आता, और तभी उनका निंजास के आर्मर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लोग जल के मर जाते हैं। और तभी बीच पे पुलिस आते हैं और टोनी उन बॉडीज को पुलिस के हवाले करके वहाँ से निकल जाता है। फ्राइडे, डॉक्टर डूम की कोई निशान? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है सर, डॉक्टर डूम का कोई पता नहीं। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? मंगल में राहु चढ़ गया है क्या? पहले मैडम मास्क, फिर एक अच्छा भोला बन चुका डॉक्टर डूम, और अब साइबोर्ग निंजास। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैडम मास्क कहाँ है? सर कभी कभी सबसे सिंपल आंसर ही सबसे सही आंसर होता है। और वो सिंपल आंसर क्या है? सिंपल जवाब ये है कि मुझे कोई आइडिया नहीं। एक काम करो, मेरे इस हफ्ते के सारे प्रोग्राम मीटिंग सब कैंसिल कर दो, जिससे कि मैं इन सभी चीजों में ध्यान लगा सकूं। सर अच्छा होगा कि आप इन सभी चीजों को छोड़ के अपने प्रोग्राम से वापस आइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको 45 मिनट के अंदर सेंट जूडिस हेल्थ होम में जाना है। क्या मेरा कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं, बच्चों के लिए। बच्चे? क्या मुझे उन बीमार बच्चों को देखने जाना है? यस सर, आपको उन बीमार बच्चों की चैरिटी इवेंट में जाना है। नहीं, कैंसिल कर दो, मैं फिर कभी और चला जाऊंगा। इन सब के लिए अभी टाइम नहीं है। नो सर, मैं इस इवेंट को कैंसिल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही मना किया था इस इवेंट को किसी भी हालत में कैंसिल करने के लिए। लेकिन मैं अभी तो कह रहा हूँ ना, कैंसिल कर दो। नहीं सर, आप खुद ही अपना पुराना रिकॉर्ड सुन लीजिए। हेलो टोनी, सुन मेरे भाई, मैं 3 दिन पहले का टोनी हूँ। एक बात दिमाग में घुसा ले, तुम किसी भी हालत में ये वाला इवेंट कैंसिल नहीं करोगे। हमें उन बीमार बच्चों को इस बार देखने जाना ही है, क्योंकि पिछले 3 बार हम लोगों ने दुनिया को बचाने के चक्कर में और एवेंजर्स के साथ मिशंस में इस चैरिटी इवेंट को कैंसिल कर दिया है। और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थैनोस पेपर से शादी क्यों न कर ले और चाहे जस्टिन हैमर उसकी विदाई क्यों न कर दे, हम इस इवेंट को कैंसिल नहीं करेंगे। ओके, तुम्हें किसी भी हालत में जाना है, मतलब जाना है टोनी, चाहे स्कारलेट विच तुम्हें गुस्से में दुनिया से मिटाई क्यों ना दे। अबे ठीक है भाई, मान लिया मैंने। इतना बड़ा बोला कब से हो गया मैं? हमेशा सर। और टोनी अपने सारे आर्मर्स के साथ
उन बीमार बच्चों के हॉस्पिटल में जाता है और उन सभी के साथ टाइम स्पेंड करता है। लगता है काफी बिजी हो तुम। डूम? नहीं कर लो, फिर बात करेंगे।